हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने केटीजी स्टार्ट किया था एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह कराया था, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब हम लेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी में अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम बोल सकते हैं VRM। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? VRMS। तो यस, दिस इज फर्स्ट पेज। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो इट इज V1 स्क्वायर। मतलब अगर हमें अलग अलग वेलोसिटी दी हुई है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दी है। V1 मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, V2 मतलब सेकंड मॉलिक्यूल की। तो इस टाइप से अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अगर हमें पता है, ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी का वेलोसिटी का स्क्वायर करके ऐड कर दो, देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दो एंड देन रूट ले लो। ठीक है, सो दिस इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मीन एंड देन उसका रूट। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर? हमने स्क्वायर का मीन लिया है एंड देन उसका रूट ले लिया। ओके, सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बट तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी दे दिया और तुमसे VRMS निकलवा रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो टेम्परेचर वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पर VRMS के लिए क्या होगा, तो हम निकालते हैं अभी। तो VRMS को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है जैसे हमने अभी लिखा है, ये फॉर्मूले में डिफाइन ऐसे किया जा सकता है। बट VRMS निकालते किस फॉर्मूले से है? तो देखो, अगर तुम्हें याद हो तो हाफ इंटू एम VRMS स्क्वायर जो है क्या था? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल था ना, था कि नहीं था? ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल था तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज half VRMS square and it is equal to 3/2 RT by NA। ओके, ये है ना, हाफ एम VRMS स्क्वायर या फिर 3/2 RT by NA। अब देखो, इधर से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर से 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। सो VRMS स्क्वायर क्या आया? इट इज 3 RT अपॉन स्मॉल एम इंटू NA। ना स्मॉल एम जो है वो क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम NA से मल्टीप्लाई कर दें, एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम Na से मल्टीप्लाई करें तो हमें Na मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा ना। एंड व्हाट इज Na मॉलिक्यूल का मास? इट इज मोलार मास। ओके, सो इट इज 3 RT बाय कैपिटल M। कैपिटल M यहाँ पर क्या हो गया? मोलार मास। ओके, सो VRMS जो है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? रूट ऑफ 3 RT बाय M। M यहाँ पर क्या है? M यहाँ पर मोलार मास। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप की वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब भी हमें VRMS निकालना होगा, रूट ऑफ 3 RT बाय M। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सभी का? तो ये फर्स्ट टाइप की वेलोसिटी हमारे पास हो गई है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी जो है वो है एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। इसे हम वी एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मतलब सिंपल मीन। ओके, तो सिंपल मीन है तो यहाँ पर क्या होएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज सिंपल मीन। नाउ एक्चुअली इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका हम डेरिवेशन हम तुम्हें नहीं करा रहे हैं डायरेक्ट, तो बस यहाँ पर फॉर्मूला याद रख लो। तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं इट इज रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो। सो वी एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम। ओके, देखो फिर आगे चलते हैं। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ वेलोसिटी। हम जो लास्ट में फॉर्मूला लिख रहे हैं टेम्परेचर वाला, इसमें हर जगह कैपिटल एम रहेगा, स्मॉल एम नहीं हो, कैपिटल एम और कैपिटल एम इज मोलार मास। ओके, तो रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम, लास्ट वाला था रूट ऑफ 3RT अपॉन एम, यह रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई। Yes, R is the ideal gas constant. लिख लिया सभी ने? यस, वो फिर जैसा मैंने पहले ही बोला है कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेंगे। केमिस्ट्री में जब भी टेम्परेचर लिया जाएगा इट विल बी टेकन इन केल्विन यूनिट्स ऑलवेज। ठीक है, तो सेकंड टाइप का वेलोसिटी हो गया एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। और इसका थर्ड टाइप का जो वेलोसिटी है वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसे हम VMP से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नाउ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो किस वेलोसिटी के, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी के हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी
possessed by maximum number of molecules is called most probable velocity. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ था उसमें पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी, ओके, ग्राफ में जो पीक पॉइंट पर क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ओके, सो पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी दैट इज वीएमपी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि और वेलोसिटी एट पीक पॉइंट इन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, तो मैक्सवेल के जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ग्राफ थे उसमें पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज वीएम। ठीक है, जैसे अब मैं इसको एक एग्जांपल से भी बता सकता हूँ। मान लो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और 10 मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी है मान लो कुछ, तो किसी मॉलिक्यूल का मान लो, ठीक है, मान लो वेलोसिटी हम ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, किसी एक मॉलिक्यूल का 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 4 है, किसी का 9 है, किसी का 7 है, देन किसी का 4 हो गया, देन 9 हो गया, देन 4 हो गया, ठीक है, एंड देन 5 हो गया। तो बताओ यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कौन सा वेलोसिटी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो है वो कौन सा है? 4। 3 मॉलिक्यूल है जिनका वेलोसिटी 4 है, ठीक है, तो वीएमपी यहाँ पर क्या आ गया? वीएमपी जो है वो यहाँ पर 4 आ गया। क्लियर है क्या? ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमने समझाने के लिए तुम्हें बताया कि एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है क्या। ना इसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है वो हम बताते हैं। ठीक है, पहले ये लिख लो। हो गया सभी का? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्राफ हमने बनाया है उस ग्राफ पे पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या वीएमपी। ठीक है, नाउ अब उसी को हम यूज करके एक्चुअली जो ग्राफ्स वाला था या लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन लिखी थी उसी को यूज करके हम वीएमपी निकालेंगे। तो पीक पॉइंट पर क्या है? वीएमपी है ना।
नाउ पीक पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटी कैसे मिल सकती है? पीक पॉइंट पर हम ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमा है कि नहीं? तो मैक्सिमा कैसे निकाल सकते हैं, याद है? डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं ना? ओके, सो dn बाय du जो है वो क्या था? इट वाज 4 पाई n इंटू m अपॉन 2 पाई rt रेज टू 3/2 देन e रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt एंड देन इसके अलावा u स्क्वायर, ये था अपने पास। तो एट vmp क्या होगा भाई? एट vmp इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? 0 होगा ना? तो एट vmp इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट 0 आएगा। तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू u। तो देखो 4 पाई n एंड m अपॉन 2 पाई rt, ये सब तो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? तो उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन जो है इस वाले पार्ट का होगा। तो ये f इंटू जी टाइप फंक्शन हो गया ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर दूसरी बार में दूसरे को कांस्टेंट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt इंटू 2u, ठीक है? ये फर्स्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब फर्स्ट को कांस्टेंट रखा, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। इसके अलावा प्लस नाउ u स्क्वायर को कांस्टेंट रख देते हैं और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2mu अपॉन 2 rt, ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आएगा e रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है ये होना चाहिए 0। ये क्या होना चाहिए? 0। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो 4 पाई n कॉमन आ इंटू m अपॉन 2 पाई rt तो ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, 2 से, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है। इसके अलावा u कॉमन आ रहा है एंड e रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt भी कॉमन आ रहा है, ठीक है? ये सब पार्ट हमारे पास क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट से u कॉमन आ गया, e रेज टू पावर माइनस mu स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 2 बचा। एंड सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा? u कॉमन आ गया था, तो ये बचेगा mu स्क्वायर अपॉन rt, ये बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये हमारे पास बचा, बाकी सब कॉमन आ गया। अब ये सब पार्ट 0 कब हो सकता है? देखो ये वाला ये वाला फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 होगा नहीं। ये वाला 0 कब होगा? जब u की वैल्यू 0 है। और ये वाला 0 कब होगा? जब u की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो वो तो हमें पता है, वो मिनिमा पॉइंट है ना? ग्राफ के दोनों क्या मिनिमा पॉइंट हमें पता नहीं। ग्राफ जो है मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है 0 कहाँ पर होगा? एक तो मिनिमा पर और एक मैक्सिमा पर। तो हमें पता है कि u इक्वल टू 0 पर मिनिमा है और u इक्वल टू इन्फिनिटी पर मिनिमा है, ठीक है? तो इन दोनों को 0 करने पर वो मिनिमम वाला पॉइंट मिल रहा है। तो मैक्सिमम वाला पॉइंट जो है ये वाला रहेगा। ओके, सो पहले लिख लो, फिर आगे करा देते हैं।
हो गया सभी का? ओके नाउ ये वाला पार्ट जो है, जैसे हमने बताया जीरो कब होगा, तो ये वाला पार्ट जो है, एक तो u इक्वल टू जीरो पर होगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, एक u इक्वल टू इन्फिनिटी पर जीरो होगा क्योंकि ये हो जाएगा, बट ये दोनों जो है ये जब जीरो होंगे तो मिनिमम वाला पॉइंट है, ठीक है। सो मेन जो हमें मतलब है वो इस वाले पार्ट से मतलब, ठीक है। तो 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2r, सॉरी अपॉन आर टी, ये क्या होना चाहिए जीरो। तो यहाँ से यू स्क्वायर जो है या हम बोल सकते हैं, या यहाँ से आ रहा है हमारे पास एम यू स्क्वायर अपॉन आर टी जो है वो आ रहा है 2। तो u क्या आ गया, u आ गया यहाँ से रूट ऑफ 2rt अपॉन m। ऑब्वियसली दिस u इज नथिंग बट vmt, है ना, क्योंकि हमें वो वाली वेलोसिटी मिल गई जहाँ पर क्या है, मैक्सिमा है अपने पास ग्राफ का, जो कि क्या है vmt, ठीक है। सो दिस u कैन बी रिटर्न एज vmt। सो vmt क्या आ गया, रूट ऑफ 2rt बाय m। ओके, सो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या vmt आ गया। ओके, तो ये तीनों टाइप की वेलोसिटी हमारे पास आ गई है, vmt भी आ गया, vrms भी आ गया और vaverage भी आ गया। ओके, नाउ तीनों अगर हम कंपेयर करेंगे तो vmt में √2 है, vrms में √3 है और v एवरेज में रूट ऑफ 8 बाय पाई है ना, बाकी rt बाय m सभी में कॉमन। तो रूट ऑफ 8 बाय पाई जो है वो 2 और 3 के बीच में हो गया, मतलब 8 बाय पाई की वैल्यू जो है ये 2 और 3 के बीच, ठीक है। सो vmt जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा है अपने पास vrms, सॉरी v एवरेज, और सबसे बड़ा है यहाँ पर vrms, ठीक है। अगर हम रेशियो भी निकालें तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज रूट ऑफ 2 इज टू रूट ऑफ 8 बाय पाई इज टू रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये रेशियो आएगा हमारे पास तीनों का। अब ये ग्राफ में कहाँ कहाँ पर हो सकती है वाली वेलोसिटी वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये डी एन बाई डी यू वर्सेज यू वाला ग्राफ है मान लो, तो ये ग्राफ हमारे पास इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो हमें पता है पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है वीएमपी। अब वीएमपी से बड़ा है वी एवरेज, तो वी एवरेज ऑब्वियसली राइट हैंड साइड हो गया, क्योंकि इस टाइप से मतलब इस वाई एक्स एक्सेस पर जो है क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो ग्रेटर वेलोसिटी मतलब राइट हैंड साइड रहेगी। तो ये हमारे पास मान लो हो गया वी एवरेज, एंड सबसे एंड में हमारे पास मान लो ये हो गया वी आर, ठीक है। तो इस टाइप से एक ग्राफ में हमें तीन वेलोसिटी को बता दिया। पीक पॉइंट पर वी एम पी है, उससे ग्रेटर वैल्यू क्या है, वी एवरेज की है, और सबसे ग्रेटर वैल्यू किसकी है, वी आर एम, ठीक है। सो ग्राफ में ये तीन वेलोसिटी हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके, तो तीनों वेलोसिटी के फॉर्मूले तुम्हें याद, वीएमपी, वीआरएमएस एंड वी एवरेज। देखो फिर आगे चलेंगे। हो गया सभी का? हो गया सबका ना? नाउ चलो क्वेश्चन लेते हैं। So foundation builder objective. Question number 54, 56, 57,
एंड 48, ठीक है, 48, 54, 56, 57।
आया किसी का आंसर? हो गया क्या?
कितने हो गए?
हो गया ये सबका कराए? ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमें बोला था टेम्परेचर एट विच H2 हैज द सेम RMS स्पीड एज दैट ऑफ O2 एट NTP। तो देखो O2 और H2 दोनों का RMS स्पीड क्या होना चाहिए? सेम। तो VRMS ऑफ H2 इज इक्वल टू होना चाहिए VRMS ऑफ O2, है ना? मतलब रूट ऑफ CRT। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है वो निकालना है, डिवाइड बाय H2। H2 का टेम्परेचर क्या है, सॉरी H2 का मोलार मास क्या है 2, इज इक्वल टू रूट ऑफ CRT। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर है NTP कंडीशन मतलब 273 केल्विन, डिवाइड बाय मोलार मास 32। तो रूट के अंदर वाला पार्ट सेम होना चाहिए, R से R कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3, तो दिस इज 3/2 इज इक्वल टू 273/32। देन ये हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू 273/16। तो कितना आ रहा है? 17 केल्विन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमारे पास है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज x जूल at -123 degree Celsius. Another sample of O2 at 27 degree Celsius has a kinetic energy 2x. तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या है, ये हमारे पास है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो ये है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दिया है x, तो इट इज 3/2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए n/Na इंटू r को r ही रहने देते बिकॉज ये बाद में कैंसिल आउट होगा। टेम्परेचर कितना है, -123 डिग्री, मीन्स कितना केल्विन हो गया, -123 प्लस 273। ओके, सो x यहाँ से क्या आया, इट इज 3/2 n/Na इंटू r, एंड दिस इज नथिंग बट 150 आई थिंक, है ना? यस, दिस इज 150, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अनदर सैंपल ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज काइनेटिक एनर्जी 2x, ठीक है। तो बाद में काइनेटिक एनर्जी वो क्या बोल रहा है, 2x है, तो 2x शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3/2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मान लो y मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लो हमारे पास y है, डिवाइड बाय Na इंटू r, और टेम्परेचर भी कितना हो गया 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू 3/2 इंटू n/Na इंटू r इंटू 150, जब मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इज इक्वल टू 3/2 y/Na इंटू r इंटू 300। तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि यार 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो गया, Na से Na कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, और 150 इंटू 2 क्या हुआ, 300 हुआ, और 300 से 300 कैंसिल आउट। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू n आ गया, ठीक है। तो अभी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास कितने हैं, इसमें भी n मॉलिक्यूल्स, ओके। या फिर इसको हम ऐसा भी सोच सकते थे कि यार काइनेटिक एनर्जी जो है डबल हुआ है, ओके, काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ है, लेकिन देखो टेम्परेचर भी डबल हो गया, है कि नहीं? टेम्परेचर डबल हो रहा है ना, पहले 150 केल्विन था, बाद में 300 केल्विन हो गया, ओके। तो टेम्परेचर डबल हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी डबल हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही रहे, मोल्स चेंज नहीं हुए ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, दोनों जगह सेम है, तभी तो टेम्परेचर डबल करने पर जस्ट काइनेटिक एनर्जी डबल हो रहा है, ओके। जस्ट हमने टेम्परेचर को डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम।
तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। देन इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, तो उसमें हमारे पास है लेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T डिग्री। देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो VMP जो है क्या होता है, VMP इज रूट ऑफ 2RT/m। ठीक है, तो VMP यहाँ पर क्या हो गया, V0। तो V0 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू R। टेम्परेचर क्या है, T+273, बिकॉज कैल्विन में ले रहा है। ठीक है, एंड मोलार मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब 2 है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो R इंटू T+273। ओके, नाउ suppose all the molecules dissociate into atoms when temperature is raised to 2T plus 273 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है वो 2T plus 273 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। तो हमें निकालना है VRMS। ठीक है, तो व्हाट इज VRMS? VRMS होता है रूट ऑफ CRT/m। ओके, तो ये क्या होगा, 3 इंटू R। टेम्परेचर कितना हो गया, 2T plus 273, ये डिग्री सेल्सियस में है। कैल्विन के लिए हम क्या करेंगे, 273 और ऐड कर देंगे, ये कैल्विन में आ गया, डिवाइड बाय मोलार मास। अभी देखो मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम में डिसोसिएट हो गया, तो मोलार मास 1 लेंगे। ओके, अभी हमारे पास H2 नहीं है, अभी हमारे पास क्या है, H। ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस में था, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 और ऐड किया है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया CR इंटू T+273 इंटू 2 टाइम्स। ओके, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट T+273 इंटू 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज रूट ऑफ 6 इंटू R इंटू T+273, ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट, देखो क्या है, दिस इज नथिंग बट V0। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आंसर हमारे पास आ गया रूट 6 टाइम्स ऑफ V0। ओके, so this is question number 56। then क्या question number 57। an ideal gas molecule is present at 27 degrees Celsius, by how many degrees centigrade its temperature should be raised so that VRMS, VMP and V average all may double। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री है, एंड हम बाद में किस टेम्परेचर पर उनको लेके जाएं, कितना मतलब बेसिकली कितने टेम्परेचर से हम इंक्रीज करें कि सारे डबल हो जाए। ठीक है, तो कोई भी वेलोसिटी ले लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रूट T है ना। तो V2/V1 जो है ये क्या आएगा, रूट ऑफ T2/T1। ठीक है, कोई भी वेलोसिटी ले लो, सभी में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो V2/V1 जो है 2 है। ठीक है, मतलब रूट ऑफ T2/T1 जो है क्या आना चाहिए, 2। हम बोल सकते हैं T2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ T1। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है आप, इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री मीन 300 केल्विन। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 1200 केल्विन। बताओ कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया हमने, इनिशियल 300 केल्विन है, बाद में 1200 केल्विन हो गया, तो 900 केल्विन से बढ़ाना, ये 900 सॉरी यस करेक्ट है ना, हाँ 900 केल्विन से बढ़ा, ये 900 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि 900 केल्विन से बढ़ा मतलब डिग्री सेल्सियस में कम से बढ़ेगा, लेकिन ये रॉन्ग। डिफरेंस जो है सेम रहता है, चाहे डिग्री सेल्सियस लो या केल्विन लो। ठीक है, ज्यादा अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, तो ये दिस इज 927 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो गया टेम्परेचर, 927 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा,
927 minus 27, that is 900 degrees Celsius. Okay, so temperature difference is 900 degrees Celsius या 900 Kelvin, एक ही बात है. Difference in temperature same will be in degree Celsius and in Kelvin. Okay, चाहे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, डिफरेंस टेम्परेचर का क्या रहेगा, सेम रहेगा. वहां पर तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. So this is question number 57. उन्होंने दिया है ना क्वेश्चन में साफ साफ कि वेलोसिटी डबल होनी चाहिए, क्वेश्चन में दिया तो है. So that VRMS, VMP and V average all may double. तो V2 by V1 को हमने 2 ले लिया है, डबल वेलोसिटी हो जाना चाहिए ना. हो गया सबका. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी वाला पार्ट. नाउ अगर हम टेम्परेचर चेंज करें या फिर मोलार मास चेंज करें तो जो अपने पास ग्राफ है उसमें क्या चेंज आ सकता है वो देख लेते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलार मास in Maxwell velocity distribution. ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर और मोलार मास चेंज करने पर ग्राफ जो है कैसे चेंज हो सकता है वो देखते हैं. तो देखो हमारे पास जो है ग्राफ कुछ ऐसे था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1. ठीक है, फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया. अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यार ये VMP बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बिकॉज रूट ऑफ 2RT/m जो है वो VMP. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या VMP बढ़ जाएगा. तो जो पीक है, पीक पर वेलोसिटी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ना, मतलब ये वाली जो वेलोसिटी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये इधर जा रहा है. हम बोल सकते हैं पीक जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है. ओके, तो पीक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. इसके अलावा पीक का जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा. ओके, पीक का हाइट डिक्रीज हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा. तो याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा. ओके,
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो ग्राफ जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, इसके अलावा पीक का हाइट डिक्रीज हो जाएगा। पीक का हाइट डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर कम हो जाएगा। पहले मान लो वीएमपी के मॉलिक्यूल 100 थे, अभी मान लो कम होके 80 हो। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पीक का हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट यस, वीएमपी इंक्रीज हो रहा है। पहले वीएमपी हमारे पास ये था, अभी वीएमपी हमारे पास ये आ रहा है। ओके, सो वीएमपी की वैल्यू बढ़ रही है, बट वीएमपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका वैल्यू देखो कम हो रहा है। पहले हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स थे, अभी इतने मॉलिक्यूल्स। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर वीएमपी इंक्रीज, ठीक है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वीएमपी डिक्रीज। तो जितने मॉलिक्यूल्स का पहले वीएमपी था उतने मॉलिक्यूल्स का भी नहीं रहेगा, उससे कम मॉलिक्यूल्स का वीएमपी रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर का। अच्छा, एरिया अंडर द ग्राफ चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो भी उतना ही रहेगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास चेंज नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई एरिया चेंज नहीं होगा। तो पहले हमारे पास जितना एरिया ये स्टिप वाले पार्ट का था, अभी उतना एरिया ये ब्रॉड वाले पार्ट का रहेगा। ठीक है, तो पहले ग्राफ स्टिप था, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास ग्राफ जो थोड़ा ब्रॉड हो गया। इसके अलावा मोलार मास में अगर हम चेंज करते हैं तो मोलार मास में अगर हम चेंज करते हैं तो ग्राफ जो है थोड़ा स्टिफ हो जाता है। ठीक है, पहले हमारे पास मोलार मास मान लो m1 था, अभी मोलार मास हो गया m2, और m2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, m1। ठीक है, तो ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। अगर हम मोलार मास बढ़ाते हैं तो ग्राफ जो है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, वीएमपी जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वीएमपी इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका पहले क्या था, वीएमपी था, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वीएमपी इंक्रीजेस। लिखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उल्टा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, पीक का हाइट डिक्रीज हो गया। मोलार मास बढ़ाने पर ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ और पीक का हाइट बढ़ गई। तो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलार मास ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
हो गया सभी का? मोलार मास बढ़ाने पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा मुफीज? मोलार मास चेंज कर रहे हैं मतलब गैस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले मान लो लाइट गैस थी, जैसे हाइड्रोजन थी, बाद में हैवी गैस हो गई, मान लो ऑक्सीजन हो गई, ओके। मोलार मास बढ़ाया मतलब गैस चेंज किया है, हैवियर मोलार मास का गैस ली। ऐसा टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो रूट ऑफ 2RT/m जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। ओ सॉरी सॉरी, राइट हैंड साइड, सॉरी सॉरी रॉन्ग लिख दिया। हाँ, सो मोलार मास इंक्रीज वाला है। तो हाँ, ऐसा तो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रूट ऑफ 2RT/m इंक्रीज हो जाता है, तो रूट ऑफ 2RT/m कहाँ पर आता है, पीक पर आता है, ठीक है। तो पीक पर रूट ऑफ 2RT/m आता है तो इंक्रीज हो गया, मतलब ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, ओके। तो देखो पीक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पीक वाले वो डिक्रीज हो गए। पहले हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स थे, अभी इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो पीक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, बट पीक का हाइट डिक्रीज हो गया, ओके। इसके अलावा मोलार मास के केस में उल्टा है, मोलार मास बढ़ाएंगे तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, लेकिन पीक का हाइट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने गलती से ग्रीन वाले पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज वाला लिख दिया था, वो मोलार मास इंक्रीज वाला है, ठीक है। तो देख लेना, करेक्ट कर लिया अभी हमने। चले आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वगैरह। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, ठीक है। डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लो। तो हमारे पास क्या है, जनरली जो गैसेज है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस लो, तो वो आइडियल गैस लो है तो उसको जनरली इक्वेशन फॉलो नहीं करते काफी जगह पर, काफी टेम्परेचर प्रेशर रेंज में। तो क्यों नहीं करती हैं, मतलब फॉलो नहीं करती, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिविएशन बोलते हैं। और इसका डिविएट होने का रीजन क्या है, देखो। तो अभी तक हमने क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को नेग्लेक्ट किया, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता तो फिर गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई कैसे होते हैं यार? गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई इसलिए तो हो रहे हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है, गैस मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं और पास में आएंगे तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लिक्विड के गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या रहती है, कम रहती है ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने बोला था कि गैस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, तो एक रीजन ये हो गया डिवेट होने का। दूसरा रीजन ये है कि हम यार गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वॉल्यूम जो है इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऐसे ही बोला है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। अगर हम कंटेनर छोटा ले लेते हैं ना, फिर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बड़े साइज का कंटेनर है या बड़े वॉल्यूम का कंटेनर है तो वी कैन नेग्लेक्ट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बट अगर कंटेनर का वॉल्यूम ही छोटा है या स्मॉल कंटेनर है तो ऐसे केस में हमें गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये दो रीजन है डिविएट होने के। तो जनरली गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ PV is equal to nRT. It is called deviation
फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। ठीक है, सो फॉलो ना करने के रीजन क्या है? तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, they do not follow आइडियल गैस लॉ। ठीक है, सो पहला रीजन जो है वो क्या है? तो हम जैसा बता रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या किया था? नेग्लेक्ट किया था, बट वो नहीं किया जा सकता। तो इंटरमोलिकुलर forces was neglected for ideal gas, but without intermolecular forces, without intermolecular force of attraction, gas cannot be liquefied। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इसलिए गैस लिक्विफाई होती है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। तो हमने गैस मॉलिक्यूल के केस में क्या किया था? मतलब हमने बोला था कि गैस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स नहीं होगा, बट एक्चुअली अट्रैक्शन फोर्स वगैरह होता है। ओके, तो उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बट एक्चुअल में होता है। तो एक रीजन ये आ गया, क्योंकि विदाउट अट्रैक्शन वो हमारे पास गैस लिक्विफाई नहीं होगी, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ओके, तो एक रीजन ये आ गया जिसकी वजह से गैस जो है वो P इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती। लिखो, फिर सेकंड रीजन लिखा देते हैं।
हो गया सभी का? तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया जिसकी वजह से जो रियल मतलब हमारे पास जो गैस है जो आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूल सॉरी ये गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था ये नेग्लेक्ट किया गया था, बट अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर छोटा होता है तो हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स was neglected compared to volume of gas, volume of gas मतलब volume of container। but if volume of container yeah but in the case of smaller container, but in the case of small volume container, but in the case of small volume container, volume of gas molecules cannot be neglected। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल के केस में मतलब सॉरी स्मॉल कंटेनर के केस में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। ओके, सो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो गैसेज होती है वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है, नाउ ये जो गैस है जो आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती, इन गैसेज को हम बोलते हैं रियल गैस। ओके, सो गैसेज which do not follow ideal gas law are called real gases। इनको हम क्या बोलते हैं? रियल गैस। तो जो हमारे पास गैस आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती उन गैसेज को हम क्या बोल देते हैं? रियल गैस। और एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब कोई भी आइडियल गैस है ही नहीं, मतलब कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट करता ही नहीं, सारी गैसेज को हम क्या बोलते हैं? रियल गैस ही बोलते हैं। बट क्या है कि अभी जो रियल गैस इक्वेशन हम आगे निकालेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? आइडियल गैस लॉ ही लगा लेते हैं हर जगह, या सारी गैसेज को आइडियल ही अज्यूम कर लेते हैं, बट कोई गैस आइडियल गैस नहीं।
हो गया सभी का? लिख लिया सबने ना? तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बट उतना टाइम है नहीं कि वो पार्ट हो जाए, तो फिर लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क रहेगा अपने पास फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 45 टू 71। इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है, इसमें फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में 30 टू 36। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।